में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने वन डे बिफोर ये कहा था कि इकोनॉमिक्स का ये लास्ट इस सीजन का लास्ट, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी चैप्टर्स में जो भी हमारे सब्जेक्ट है उस सब में 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, और इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ है। जिन्होंने भी मेरे 3 वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और ये वन डे बिफोर, वो एक भी क्वेश्चन हालांकि 100% छोड़कर नहीं आए होंगे। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर अलग थी। मैं इसमें रिव्यू बताऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन पेपर भी अटैच करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उसको बताने से पहले मैं बताऊं कि जितने भी क्वेश्चंस में मैंने डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग कराई थी, जिन्होंने वीडियो को ढंग से समझा होगा, क्योंकि लैंग्वेज का अंतर है, केवल क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया गया है, जानबूझकर उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने की कोशिश की है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने के चक्कर में कई क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी हो गई है जिसमें बच्चों को समझने में दिक्कत जरूर आई होगी। लेकिन मिला जुलाकर क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने समझ के किया है पेपर, उसका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। 100 मार्क्स इसमें स्कोर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। 2-3 क्वेश्चन जरूर उन्होंने हल्के फुल्के ट्विस्ट ज्यादा कर दिए थे, लेकिन ओवरऑल इतना तो होता ही है कि बोर्ड का पेपर है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मैं इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा कि ये इस सीजन का, पहले तो आप सभी को धन्यवाद भी जिन्होंने अब तक भरोसा दिखाया, क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट का इंग्लिश के वन डे बिफोर में स्टेंजा और एक्सट्रैक्ट तक वही आए थे, और क्वेश्चंस तो सब कुछ मेरे ही चैनल का था, आप उसको देख सकते हैं, है ना। वही हालत 10th में तो 5वीं बार ऐसा हुआ है ना। इकोनॉमिक्स का ये सेकंड वीडियो था मेरा वन डे बिफोर, लास्ट ईयर का था, और इस बार मैंने कोशिश की थी पिछली बार की सलाह देने पे, तो वो भी इस बार 101% अच्छा रहा। यहाँ तक कि एसएसटी और साइंस का हालांकि लाइव सेशन लिया था, तो वीडियो लाइव में है, वो भी ज्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि रात को 11-12 बज गए थे, है ना, जब उसको अपलोड किया था। 10 घंटे 5 घंटे भी नहीं रह गए थे उसको पेपर होने में। लेकिन ओवरऑल फिर भी पेपर में, यहाँ तक कि उसमें भी कुछ जब से सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो मेरे ही वीडियो में से था, और बाकी ओवरऑल पेपर भी मेरा ही था। तो अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन आप अपना आंसर टैली भी कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया, वो सही है या नहीं है, और वो क्वेश्चन कितना एवरेज है या नहीं है। मेरे पास अभी ये सेट 1 है ना। सेट 1 में ही बता रहा हूं मैं, हालांकि तीनों ही सेट में लगभग एक जैसे क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस थे, है ना। जैसे कि इसका हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही बोलूंगा, ताकि आपको कोई क्लियर हो जाए समझने में, कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, एक्सपोस्ट सेविंग्स एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। कहता है कि इनकम के हर लेवल पे जो है वास्तविक बचत और निवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। और इसमें कीन्स की भी विचारधारा है, ये मैंने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। इसमें इफेक्टिव डिमांड की बात की है दूसरे में, कहा ना कि देखिए एजर्सन रीजन में या क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले जब दिए जाते हैं तो आपको कितना भी कोई कंसेप्ट पढ़ाएगा आपको, लेकिन क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है उसमें एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एडी और एएस लगभग बराबर होंगे। तो देखा जाए तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो गलत है, स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है ना। बी ऑप्शन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कहता है नॉट कंसीडर्ड एज नेशनल। मैंने कहा था कि पेपर में आएगा 101% आएगा, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने लगा दिया है कि नॉट कंसीडर्ड। नॉर्मल रेसिडेंट हम किसको नहीं मानते, वही जो 1 साल से अधिक अवधि के लिए रहता है, उसका देश में आर्थिक हित केंद्रित होता है, तो वो तो नॉर्मल रेसिडेंट होता है। लेकिन इसका जो फोर्थ ऑप्शन है कि इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, कोई इंडियन है अमेरिकन कंपनी में काम, जो लोकेटेड कहाँ है, न्यूयॉर्क में अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, वो भी मोर देन 1 ईयर, साफ साफ शब्द ही लिख दिया वो मोर देन 1 ईयर, तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ना हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। कहता है कि किसी भी एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था ले लिया, हम कहता है कि सारा का सारा ही उपभोग हो जाता है। तो मैंने बताया था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, कि अर्थव्यवस्था कंजम्पशन से चलती है। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा, लोगों का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो वहां पे निवेश गुणक क्या होगा, आय क्या होगा, आय का सीजन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे सेविंग कम है, तो जो है पैसा मार्केट में घूमकर आएगा दोबारा। आपको पता है एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब ये लास्ट ही वीडियो है तो आपको समझाता भी चलूं कि बाय द वे आपका गलत हो गया तो ये वीडियो ज्यादा फ्रूटफुल बन पाए। तो उसके हिसाब से अगर हमारा एमपीसी क्या हो गया है,
कि पूरा ही पूरा कंज्यूम हो गया है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो एमपीएस क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो के क्या होता है, 1 बाई एमपीएस होता है, तो 1 बाई 0 इन्फिनिटिव आंसर हो जाएगा इसका, है ना। मैं इसलिए एक वीडियो को थोड़ा फ्रूटफुल बना रहा हूं ताकि जिसको गलत हुआ है वो समझ भी पाए। अब कहता है कि अगले में बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था वही समझाऊंगा, इजी वैसे बता दूंगा कि 900 का क्या इंपोर्ट है ना। तो एक्सपोर्ट कितना होगा, जब उसको कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग डेफिसिट ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ का तो घाटा है ना। व्यापार घाटा 200 करोड़ का है तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है। तो साफ सी बात है एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा, कम होगा। 900 है तो 700 होगा, तभी वो घाटा हमारा, तो 700 इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है। 5th क्वेश्चन में कहता है कि यहां ना लैंग्वेज बड़ी चेंज कर दी। कहता है कि सहोत्रा बोरोड फंड, कोई व्यक्ति है सहोत्रा, इन्होंने मकान के लिए बैंक से कर्ज लिया है, और कर्ज लिया है तो ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है मनी का। अब देखिए कर्ज लिया है, ईएमआई तो दे नहीं रहे, लेकिन कर्ज लिया है पैसे से, अगर हम देखें तो पैसे से मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाता है गाड़ी लेने के लिए। लेकिन देखा जाए तो एक सेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि पेमेंट आज लिया है तो कल तो बोरो किया है तो लौटाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, है ना, यानी कि जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं आने वाले वक्त में, पहले ही हमें पता है कि 10,000 रुपए है और 10 लाख है और मुझे आने वाले वक्त में कितने देने हैं, 13 लाख देने हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है एपीएस बिकम जीरो। एपीएस यानी कि जो औसत बचत प्रवृत्ति है ना, वो क्या होता है, एस बटे में वाई होता है। तो एस बटे में वाई कह रहा है जीरो कब होगा, जब एस जीरो हो जाएगा, सेविंग यानी कि बचत जीरो होगी। और बचत जीरो कब है, जब 100 और 100 यानी कि इनकम भी 100 और कंजम्पशन भी 100 है। तो ऐसे में क्या होगा, बचत जीरो हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है 4000 करोड़ का क्या है, इनिशियल डिपॉजिट है। मैंने बहुत अच्छी तरह कल एक क्वेश्चन समझाया था कि साख का सृजन कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, और ये व्यापारिक बैंक कैसे करते हैं। जैसे कि अगर उनका 10%, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर 1000 है 10% है तो 10 हो गया तो 900 हो गया, है ना। फिर 900 का 10%, मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, 900 का 10% 90 यानी कि रह जाएगा तो 810 हो जाएगा, फिर 810 का 81 हो जाएगा। सेम एग्जांपल लिया था क्वेश्चन में, कल मैंने समझाया आपको, तो 1 डे बिफोर में, और इसका मैंने एक दूसरा जो वीडियो दिया था उसमें भी बताया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो 1/r% होता है, तो r% क्या हो गया हमारा, 10% हो गया। तो जब r% हमारा 10 हो गया तो 1/10% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर परसेंट को हटाने के लिए 100 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये 10 टाइम्स हो गया, यानी कि 10 टाइम्स हमारा इसमें आंसर क्या है, 4000 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी कि 40,000 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहा ना थोड़े लैंग्वेज ही ऐसे हैं जो बच्चों को देख के डर लगता है कि यार ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन पढ़ के देखेंगे समझेंगे तो बहुत ईजी है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन। देखिए डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कैसे किसके लिए होगी, अगर मैं विदेशों में कोई सामान खरीदूंगा तो उसके लिए मैं फॉरेन एक्सचेंज मांगूंगा, मुझे डॉलर चाहिए वहां की खरीद, और जब कोई यहाँ आएगा तो डॉलर खर्च करेगा, है ना। तो सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो सप्लाई फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल, वो ताजमहल जाएगा तो क्या करेगा, पैसा हमारे पास आएगा, तो सप्लाई का आंसर इसका 2 हो गया। और डोनेशन दे रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी $500 मिलियन का, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, सप्लाई डॉलर की सप्लाई से हमारे पास बढ़ेगी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, ये अगले क्वेश्चन में इन्होंने एक शेडेड रीजन दे रखा है, और ये शेडेड रीजन इस तरीके का मैंने कल समझाया भी था, भी फिगर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है इस पे, सेम टू सेम, है ना। अब इस पे ना इन्होंने ये पूछ लिया है, ये ट्रायंगल के बारे में। अब अगर ये सी है और ये ए, ऐसे मैंने कल, अब ये फिगर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये क्या दिखाएगा, ये सी से ऊपर है ना, तो उसको दिखाएगा, यानी कि कंजम्पशन जो है इनकम से ज्यादा है, ठीक है। तो जो है हमारे पास कि इनकम जो है ज्यादा, हमारा कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा है क्योंकि ये एएस ऊपर है तो इनकम ज्यादा है, तो एक तो, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन जो है
अगर फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं तो सेविंग लेस देन जीरो लिखा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सेविंग भी जीरो से ज्यादा होगा, जबकि ऑप्शन में सेविंग लेस देन दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, सेविंग तो ज्यादा होगा। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें ना आंसर वैसे थर्ड जो है कंजम्पशन जो है लेस देन इनकम, तो ये आंसर सही है, लेकिन इसके क्वेश्चन के जो भी आंसर दे रखे हैं जैसे कि सी आप लगा सकते हैं, लेकिन वैसे गलत है। इसका आंसर जो है कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सही जवाब है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ जो है इसका, लेकिन आप लगाने को लगा सकते हैं लेकिन गलत है। वो एक्चुअली फोर्थ में ये होना चाहिए था, ये गलत ऐसे दे दिया है ना, तो इसमें नंबर आपको मिलेंगे। अब जो है इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि जो मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बेस्ड ऑन, जो देखिए जो भुगतान संतुलन के घाटे का मापन करने के लिए क्या है, समायोजन लेन देन के आधार पे होता है, अकोमोडेटिंग ये हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में कहता है NVAFC निकालना। मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था कि बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट है ना, नेट एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ देखिए सब कुछ दे रखा है, 200 प्लस हो जाएगा, -10 प्लस होगा यानी कि माइनस हो जाएगा, +10 एक्सपोर्ट आपका हो जाएगा। इसमें से सिंगल यूज वाला जो वर्ड ना, वर्ड इन्होंने बड़े डिफिकल्ट यूज कर दिए, जैसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वही है। बच्चों के लिए थोड़ा यही सब डिफिकल्ट किया है, बाकी तो पेपर बहुत ईजी है। तो 120 ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद NIT हम माइनस करेंगे, ऊपर वाला जो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स दे रखा है वो तो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स तो यूज होना ही नहीं है इसमें, है ना, कंफ्यूज करने के लिए दे, तो -20 हो जाएगा। इसके चॉइस वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, ये तो बता ही दिया। चॉइस वाला क्वेश्चन और भी इजी है, इसमें ना NNPFMP दे रखा है, मैंने जिसको समझाया था GDPMP है ना, और NNPFC वाला ऐसे करके। तो जिसने भी मेरे ट्रिक पे काम किया होगा उसका बहुत आसानी से निकल जाएगा। यानी कि देखिए जो ऑलरेडी GNPFC दे रखा है, GNPFC ठीक है, इसमें से जब हम माइनस डेप्रिशिएशन कर देंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है ना, ये -100 कर देंगे, यानी कि तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा G की जगह N हो जाएगा, तो NNPFC हो जाएगा। और जबकि दूसरा है NNPMP, तो NNPMP में से -NIT होता है, ठीक है। तो हाँ हम क्या करेंगे, 1400 में से 1200 को माइनस कर देंगे, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -NIT बराबर ये, तो NIT निकालना है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि NNPFC जो दे रखा है 1400 दे रखा है, और NNPFC क्या होता है, ये होता है GNPFC, ठीक है जी, GNPFC माइनस डेप्रिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ MP है तो -NIT हो जाएगा, ठीक है ना, NIT को माइनस करना होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास GNPMP की जगह ऑलरेडी इन्होंने GNPFC दे रखा है, तो GNPFC दे रखा है, और ये NNPMP निकालना है ना, ये FC दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये क्या करना होगा, NIT प्लस करना होगा। तो अब देखिए इसमें से माइनस करके प्लस किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1300 माइनस 100 किया तो ये 1200 हो गया, है ना, ये 1200 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा, 200 करोड़ रुपए, है ना। करोड़ नहीं लगाएंगे तो नंबर भी कट जाएगा, 200 करोड़ रुपए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये मैंने कल इक्वेशन बता दिया था, और रकम मैंने 1000 यूज किया था, यहाँ पे 10,000 करोड़ इन्होंने यूज किया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन अलग अलग सेट में अलग अलग है ना, कहीं पे K की वैल्यू 0.5 है, कहीं पे 0, मैंने कल कराया था उसमें 0.8 मैंने लिया था, और सेम क्वेश्चन सेट 1 में है 0.18 है, तो K की वैल्यू हम उसमें आसानी से निकाल लेंगे, ये 1 बाई ये करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें जो इक्वेशन है वो y बराबर C प्लस BY, ये प्लस आई है ना, ये करके हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, MPS तो हमारे पास दे रखा है क्या, 0.8 है ना, और इंटू हमारा 10,000 हो गया ये, और ये जो हमारे पास C की वैल्यू दे रखी है 100 ऑलरेडी, ठीक है, और ये हमारा I हमें पता नहीं है, और ये Y की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10,000 दे रखी है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ये 8100 हो जाएगा, है ना, प्लस आई हो जाएगा। तो इसको हम इसमें से इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे 8100 को, तो क्या आ जाएगा, 8100 को माइनस करेंगे तो 1900 आ जाएगा, है ना। तो 1900 का आ जाएगा। जो हमारे पास जो पूछा जा रहा है कि इसमें निवेश व्यय की बताइए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बताइए कितना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चन ये या तो के वाला आएगा, तो एक सेट में के वाला आया हुआ है, एक सेट में ये आया हुआ है, एक सेट में भी, दूसरे में भी शायद वही है। 3 सेट में अलग अलग क्वेश्चंस लगभग एक जैसे, बस वही है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन बस वही है कि एक जैसे क्वेश्चन ना देकर चेंज किए इन्होंने सेट वही। अब कहता है कि मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यय को कम कर सकती है। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि कल मैंने एक क्वेश्चन कह दिया था आपके पेपर में कि आएगा, है ना। वो क्या था, एक तो अधिमांग की स्थिति को मैंने बताया था, वो आया ही हुआ है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि जो ओपन मार्केट रेगुलेशन है, हाँ, इसमें भी रिजर्व बैंक हेल्प्स इन। अब देखिए कहता क्या है, इसके इन एन इकोनॉमी अग्रीगेट डिमांड इज मोर देन अग्रीगेट सप्लाई, चॉइस में दे रखा है ना। और ऊपर दे रखा है कि एक्सपेंडिचर क्या बढ़ाना होगा, रिड्यूस करेगी पब्लिक अपने एक्सपेंडिचर को, यानी कि सरकार का मैंने बताया था कि साख कैसे नियंत्रित करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बहुत अच्छी तरह कल एक्सप्लेन किया आपको वन डे बिफोर में, कि जैसे कागज थमा देती है, पैसे ले लेती है ना। इन जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जब उसको लगता है महंगाई बहुत बढ़ रही है तो क्या करेगी, वो क्रेडिट को लिमिट करेगी। क्रेडिट लिमिट करने का तरीका लोगों से पैसे लेगी। सरकार क्या करेगी, पैसे लेगी। तो सरकार अपने पास, रिजर्व बैंक अपने पास पैसा कैसे इकट्ठा करेगा, बॉन्ड्स वगैरह थमाएगा, कॉमर्शियल बैंक को पैसा ले लेगा ताकि वो लोन कम दे सके। इसके अकॉर्डिंग वो टैक्स बढ़ा देगा, है ना। सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, या तो अपने पब्लिक जो सरकारी खर्च है, जैसे कि बहुत सारे जो सरकार अपने खर्च कर रही होती है, मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था, इसको राजस्व नीति कहते हैं, आय व व्यय की नीति कहते हैं। तो अपने खर्चे कम करेगी और आय का जरिया बढ़ा देगी। तो दोनों ही चीजें हैं। इसको बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जिसने मेरे कंसेप्ट को समझा होगा वो आंसर बहुत अच्छी तरह बना के लिखा होगा, क्योंकि इसमें ना इन्होंने कहा तर्काधार की चर्चा करिए, यानी कि तर्क के आधार पे आप इसका रेशनल बताइए, बिहाइंड सच स्टेप विच मे बी टेकन, है ना, कि इसके पीछे उसका क्या औचित्य है, क्या हो, तो अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह आता है तभी आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह नहीं आता तो आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने कल इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझाया कि जब अधिमांग की स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, मैंने ग्राफ भी करके बनाया कि ऊपर है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार अपने आय के जो जरिए को टैक्स को बढ़ा देती है। दूसरा इस पे पूछा जा रहा है कि ऐसे में अपने खर्चे को सरकार ने क्या किया, कम किया है। तो कम किया है तो उसको खर्चे को कई गवर्नमेंट सेक्टर में कई ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं जिसको उसने रोका है तो उसका फिर पब्लिक को भी नुकसान है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई बढ़ने लगती है। महंगाई बढ़ने के लिए सरकार, उसको आपको पूरे लॉजिक के साथ इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने 3 नंबर में दे दिया। इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल बता दिया, प्रभावी मांग का वो 1 नंबर में दे दिया, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। दूसरे में जो अग्रीगेट पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन मेरे वीडियो में से है। नेक्स्ट मैंने कल कह भी दिया था 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 में से मैंने 1 कह दिया था, समझाया 2 था और 1 कहा था 100% आएगा वो एक्सेस डिमांड। ये चारों ही सेट, तीनों ही सेट में है ना, इसलिए अभी बता नहीं रहा मैं, उसको आप वहां देख लीजिएगा। और इसका 15th क्वेश्चन भी सेम है जो मेरे वीडियो में से ही था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प्स इन कैसे रेगुलेट। मैंने समझाया था कि कैसे उन्होंने रेगुलेट किया है, अभी मैं बता रहा हूँ। रेगुलेट कैसे कर रहे हैं कि ओपन मार्केट में वही तो होता है, प्रतिभूतियां सरकारी जो होती है उसको खरीद बिक्री करते हैं वो। तो कब वो बेच रहे हैं, कब खरीद रहे हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट में बहुत मंदी आ गई तो क्या करेंगे, कागज कहेंगे कि भाई कागज एक काम करो आप मुझे दे दो, है ना, और क्या करेंगे, हम पैसे उनको दे देंगे, कहेंगे फ्री लोन, फ्री गाड़ियां मिल रही है, फ्री चीजें मिल रही है, सब चीजें फ्री मिल रही है, ताकि लोन जब ज्यादा बढ़ेंगे यानी कि क्रेडिट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी तो इससे लोगों को यह होगा कि मार्केट में तेजी आ जाएगी। यहाँ पे स्थिति दूसरी है, प्रतिभूतियों को वो क्या कर रही है, बेच रही है, और सरकार क्या कर रही है, उनसे पैसे ले रही है। पैसे ले लेंगे, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मांग ज्यादा है। मांग कम करने का तरीका क्या, लोगों की आय घटाओ, आय घटाने का तरीका क्या है, टैक्स बढ़ाओ, या तो अपने खर्चे कम कर दो,
है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब अब जो है, जैसे मैंने कहा ना, और भी एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। जैसे सरकार ने जैसे 5-5 हजार रुपए दे दिए, तो लोग क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे तो पैसा मार्केट में जाएगा। इकोनॉमी जो है आमदनी से नहीं चलती है, खर्चे से चलती है, कि अर्थव्यवस्था में कितना खर्च हो रहा है। देश का मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन लोग गरीब रह जाएंगे तो फायदा क्या होगा, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उससे कमाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार को देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो देखिए, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये शॉर्ट टर्म होता है ना। मैंने कल बताया, इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया ये भी क्वेश्चन, कि जब कैपिटल वर्ड लगा है उसका मतलब लायबिलिटीज एंड एसेट से होता है, कि कैपिटल अगर हमने एक्सपेंडिचर किया तो हमारी लायबिलिटीज कम होंगी, हमारे असेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल कहीं पे कोई चीज बनाया है ना। जबकि रिवेन्यू है उसको शॉर्ट रन में हम मेंटेन, मान लेते हैं बिल्डिंग हमने कहीं पे 500 करोड़ की एक फैक्ट्री लगा दी, ये क्या है हमारे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा खर्च हुआ है, लेकिन हमारी अब इनकम बढ़ेगी, हमारी लायबिलिटीज कम होगी, यानी कि एसेट बनेगा और लायबिलिटीज कम होगी। लेकिन अगर मैं अब उसको मेंटेन करने के लिए सैलरी दे रहा हूं, लोगों को पैसे दे रहा हूं, मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन को कवर कर रहा हूं, ये सब क्या है, ये शॉर्ट रन में है, इससे मेरी लायबिलिटीज और असेट्स पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। यानी कि ना तो हमारी देनदारियां घट बढ़ रही हैं, ना तो हमारे असेट्स का निर्माण हो, तो इसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, राजस्व जो है व्यय। बहुत अच्छी तरह कल मैंने ये टॉपिक को आपको बताया था, है ना, क्योंकि 1 घंटे में पूरी किताब को कवर करना ही अपने आप में चैलेंज होता है। शायद ही यूट्यूब पे कोई दूसरा ऐसा चैनल होगा जो 1 घंटे में पूरी बुक को कवर कर रहा होगा। आपको मिले तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, है ना। मैं 1 आवर यानी कि 3 घंटे के 3 ही वीडियो दिए, और उसमें से 101% पेपर आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं। और मैं शौकियाना तौर पे करता हूँ, मेरी कोशिश जरूर होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, वो भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा शेयर हो नहीं पाता है, और ना ही मैं कोई दूसरे मैकेनिज्म का यूज करता हूँ जिससे कि ज्यादा पहुंचे। तो ये तो आपको देखना है कि अच्छी क्वालिटी अगर मैं कोई चीज दे रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, जो मेरी इच्छा रहती है। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है तो इसको एक्सप्लेन करना है, समझना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया, है ना, बेनिफिट्स दिए उन्होंने, कई टैक्स घटाए। अब ये सब क्या है, अगर देखें कि सरकार अगर इसको हिंदी में देखते हैं तो कहता है कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना PLI के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे शुल्क घटाए, ये सब किया। अब इसमें बता रहा है कि परिणामों की पहचान। अब आप सोचो, आप सरकार अगर आपको प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम वगैरह के तहत पैसे का बेनिफिट दे रही है, टैक्स घटा रही है, मकसद क्या है कि रोजगार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आगे बढ़े, प्रोडक्शन, ये सब इसको एक्सप्लेन। कहा ना क्वेश्चन की कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूं, जो क्वेश्चन अलग है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जो बच्चा समझ के लिखेगा वो अपने आप भी बनाकर लिख सकता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो अलग से ही पढ़ के लिखा जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद इसके चॉइस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि अंडर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED स्कीम गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो है प्रोवाइड्स अप टू 80% सब्सिडी मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSMEs जो कहते हैं, है ना। मैंने कल बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में, उसमें थोड़ा बहुत मैंने इस पे डिस्कस किया था और बताया था कि ये क्या है, कि ये एक सर्टिफिकेशन का काम कर रही है ZED, है ना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इस तरीके से एक सिंपल, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल, है ना, ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार हो जाए, सिंपल हो, इजीली अफोर्डेबल हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे जाएं और आपको सारी सुविधा मिल जाए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, आप MSME बन जाएं, आप अपने आप में प्रोडक्शन चालू कर दें, आपकी प्रोडक्शन को मार्केट में मार्केटिंग मिलने लग जाए, आपकी अवेयरनेस पे सरकार काम करे। तो ये जो स्कीम है वो इसी के लिए सरकार ने चालू किया था, मतलब अच्छी स्कीम में से एक है। इसमें आपको एक्सपोर्ट के लिए भी थोड़ी स्किल दे दे, समझा दे, तो ये सारी ही चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान दे दे, ट्रेनिंग आपके लिए प्रोवाइड करवा दे। तो ये एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सरकार ने किया, तो उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। जिसने थोड़ा सा भी इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बिल्कुल नया है, लेकिन जिसने भी हल्का सा भी इसको समझा होगा उसको, उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, कम लिखेंगे तब भी नंबर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, एग्जाम्पल के साथ डिस्टिंग्विश करना है। तो बड़ी सिंपल है ये भी। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो देने वाले की आय से पाने वाले की आय में जुड़ जाता है ना, डायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष कर कहते हैं हम इसको।
जिसमें कराघात और करापात दोनों एक होते हैं, अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा कहूं तो, है ना। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, है ना। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स वो देने वाले की आय से पाने वाले में नहीं जाता, घूम कर जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई इस पे सेल टैक्स लगा है और उसको व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, वो घूम कर दूसरे पे पड़ रहा है, यानी कि सरकार ने टैक्स लिया और आपको पता ही नहीं चल रहा कि पेट्रोल आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं, उसमें कितने पैसे सरकार के पास चला जा रहा है, वेट के माध्यम से, एक्साइज ड्यूटी, पता नहीं कितनी सारी ड्यूटी लगा दी है सरकार ने, और पेट्रोल आपके लिए इतना महंगा होगा। अगर एक किसान को हम देखें तो किसान जितने की फसल बेच नहीं रहा उससे कई गुना ज्यादा तो सरकार को इनकम करा रहा है वो पेट्रोल, क्योंकि डीजल से ही तो ट्रैक्टर चलता है उसका, डीजल के माध्यम से उसकी मंडी में चीजें पहुंचती है। अगर हम ऐसे में किसानों को थोड़े रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं उससे ज्यादा तो उनकी इनकम करा रहे हैं, अगर वो खेती कर रहा है तो सोचो आप कितने पैसे का वो पेट्रोलियम ही फूक रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ी ही पॉलिसीज में डिफरेंस है। हम वो चीजें किसानों को, गरीबों को दिखाते ही नहीं जो उसके पीछे से चल रहा है, उसको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। इसके बाद इकोनॉमिक, आज लास्ट है ये वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह कंसेप्ट को समझा के इस रिव्यू के माध्यम से आज मैं फिनिश करूं, है ना। आगे हालांकि कई लोगों की डिमांड है कि कुछ अवेयरनेस के अलग अलग वीडियोज और कुछ मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स ये सब करूं, उसके लिए अभी सोच रहा हूं, अभी कोई मूड बना नहीं है। अभी तो बस ये है कि इकोनॉमिक्स का ये भी मेरा एक अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो इसमें मैं आपके लिए अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताऊं कि ये सिचुएशन क्या है। अब देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 10 लाख क्या हुए हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदे गए। तो आप सोचो, कोई भी चीज मार्केट से नया खरीदा जाता है तो कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अगर वहां पे उसमें काम करने वाले लोगों के लिए होती है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, पॉल्यूशन नहीं होता। तो बहुत सारी चीजों को केवल आप समझ लेंगे कंसेप्ट से, तो उससे भी आपका आंसर ये बन के तैयार हो जाता है। इससे जीडीपी बढ़ जाती है, वेलफेयर भी होगा। तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है इसमें कि 10 लाख अगर व्हीकल अगर बिके हैं तो इसका मतलब साफ सी बात है कि नए व्हीकल बनने के साथ ही जो है लगान, किराया, ब्याज और लाभ, ये उत्पादन के 4 साधन है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो हर तरफ से हर जगह इनकम हुआ होगा, है ना। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करना है इसमें। अब इसके बाद सर्कुलर फ्लो, आपको याद हो शायद ही किसी वीडियो में ये होगा, जिसको मैंने 2 ही सेक्टर को कहा था, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आया भी वही है जितना मैंने कहा था कि एक तरफ फर्म है ना, जो कि मैंने कल करके दिखाया भी था कि एक तरफ फर्म है और दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ फर्म है और दूसरी तरफ हाउस होल्ड है ना, फैमिली है। और इसको मैंने बताया था कि किस तरीके से मॉनेटरी फ्लो चल रहा है और किस तरह से जो है रियल फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया था। इसमें मैंने कॉर्पोरेट को भी जोड़ा था और कहा था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसको कर लीजिएगा। वो पेपर में है, जिसने भी किया होगा, जिसने भी कल वीडियो देखा होगा, इतना तो है कि उसके लिए तो 70-80% पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अब इसके बाद सेक्शन बी की हम बात करें तो इसमें एजर्सन एंड रीजन का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि भारत जो है अंग्रेजों के समय विकसित नहीं कर पाया था। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नहीं विकसित। मैंने बताया था कि लड़खड़ाती उन्होंने पूरे भारत का दोहन किया यहाँ के रिसोर्सेज का। दूसरा है ब्रिटिशर्स फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी विच स्ट्रेंथर्ड, देखिए एक वर्ड यूज कर दिया, जिसने उद्योगों को मजबूती दी। मजबूती तो दी नहीं, उनका मकसद ही था कि भारत को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाए और फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुओं का इंपोर्टर बनाए। तो मजबूती तो दी नहीं थी। तो आंसर ये, इसका बी गलत हो गया, रीजन यानी कि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए इज टू, रीजन इज फॉर। 19 क्वेश्चन में देखिए कहता है कि चाइना चूज द करेक्ट पार्ट, है ना। अबाउट चाइना, चाइना के बारे में कहता है कि आप बताइए कौन सा। स्ट्रक्चरल ये सब नहीं है। लो स्ट्रेस ऑफ यूजेज ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, लो इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। चाइना ऐसा है जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का बताया, वहां डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ उन्होंने कंट्रोल कर लिया, है ना। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ उन्होंने पहले। तो यहाँ का आंसर क्या? लेस स्ट्रेस ऑफ यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले चल, यानी कि सी हो जाएगा, सी का थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें मॉडर्नाइजेशन एज प्लानिंग है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी वर्क, कि इंडियन इकोनॉमी के पीछे क्या तर्क था। तो एक तो आय का समान वितरण हो जाए और एक प्रौद्योगिकी उन्नयन यानी कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाए, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3, फर्स्ट एंड थर्ड।
ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि हमने जो मॉडर्नाइजेशन किया उसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता। इसके बाद तो आपको कोई भी बच्चा समझ जाएगा, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है ना, जो मैंने कल डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी उसमें ये चीज समझाया था, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिना समझा हुआ बच्चा भी कर लेगा। आंसर ए हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 22 में आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग होना, जैसे कि जो भारत से बाह्य प्रापण है वैश्वीकरण का, ये मैंने पार्ट 1 में समझाया था, पार्ट 2 के वीडियो में। और दूसरा है ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनी, बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने बाहर में भी काम चालू किया। तो ये क्वेश्चन इसका बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू हो जाएगा, है ना, यानी कि सी। इसके बाद हमारा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान का क्या आएगा 1988 में, कल आपको समझाया था कि भारत यहीं पे पीछे रह गया, हमने 1991 में किया, बहुत स्ट्रेस डालकर एक चीज समझाया था, जिसने ढंग से सुना होगा उसका बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ अगला क्वेश्चन में ना फिर लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है। ये कहते हैं चाइना हैज यूज्ड मार्केट सिस्टम मैकेनिज्म। देखिए, मार्केट मैकेनिज्म और मार्केट सिस्टम मैकेनिज्म वर्ड यूज कर दिया है। अब ये क्या पूछना चाहते हैं, विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब देखकर यूं लगता है कि बिना पॉलिटिकल कमिटमेंट में कॉम्प्रोमाइज किए उन्होंने मार्केट सिस्टम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, यानी कि पूंजीवाद समाजवाद का मिश्रित रूप होता है तो मिक्स इकोनॉमी है, जबकि मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, कीमत यंत्र होता है वहां पे, है ना, प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। लेकिन इन्होंने जो वर्ड यूज कर दिया है कि मार्केट सिस्टम मैकेनिज्म, यहाँ वर्ड के माध्यम से इन्होंने हिंदी में भी देखा जाए तो अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक अवसरों की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवस्था तंत्र वर्ड यूज किया है। उस हिसाब से क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज वैसे जरूर कर दी है, और लेकिन अब फिर भी जो भी है उसके बोथ 1 और 2 आर ट्रू, ये एट रैंडम हो सकता है। बाकी इसका आंसर जो है, कहा ना कि अगर मैं मार्केट सिस्टम मैकेनिज्म की बात करूं तो वहां पे मार्केट मैकेनिज्म नहीं है, वहां पे तो सोशलिस्ट मैकेनिज्म है ना, जो कि मिक्स्ड वाला है। लेकिन उस हिसाब से अब मार्केट सिस्टम वर्ड है मैकेनिज्म, इसको एक बार फिर भी आपको देखना होगा, लेकिन फिर भी बोथ 1 और 2 आर ट्रू। अब इसके बाद है एक अगले क्वेश्चन में भी लैंग्वेज बड़ी अलग कर दी इन्होंने। डैश इंडिकेटर में भी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक, एक्सटेंट ऑफ लगा दिया, हिंदी में सीमा लिख दिया है कि जनसांख्यिकीय भागीदारी की सीमा के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उस हिसाब से जो है डेमोग्राफिक ही होना चाहिए, जनसांख्यिकीय, है ना, लेकिन वर्ड लिमिट एक्सटेंड किसी हद तक, इस हद तक। अब ये क्या है कि थोड़ा वर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका डेमोग्राफिक इंडिकेटर ही होगा, क्योंकि मे बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन को दिखाता है, बहुत हद तक, क्या हद नहीं कर समझ में नहीं, लेकिन डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन को दिखाता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। तो आंसर सी हो जाएगा। 26 है, इसमें कहता है कि कैजुअल वर्कर हायर है, परमानेंट है, और उनको सोशल सिक्योरिटी। जो देखिए, अगर भाड़े के आकस्मिक दिहाड़ी है उनको सोशल सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं मिलती, जैसे कि उसका ESI, मेडिकल की सुविधा, ये सब नहीं मिलती, तो बिल्कुल गलत है पहला वाला, तो है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 सही है। इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड मैंने कल बताया था आपको कि वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स, है ना, जो हमारा है वर्क फोर्स कंप्राइजेज बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, है ना। इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन दोनों ही आते हैं, जबकि लेबर फोर्स में पूरी सप्लाई आ जाती है ना। तो इसीलिए इसका जो है आंसर हमारा क्या है, कथन सत्य 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका बी हो जाएगा। 27 है माइक्रो फाइनेंस। देखिए, माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, स्वयं सहायता समूह, ये मैंने पार्ट 2 के वीडियो में बताया आपको। अब स्वेज नहर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसने क्या किया, ब्रिटिश मोनोपोली को थोड़ा सा इंडिया में कंट्रोल करने में मदद की। तो बिल्कुल की, देखिए, जो मेडिटेरियन सी है, जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं, और दूसरा हमारा है रेड सी, लाल सागर, इसको जोड़ने का काम किसने किया, यही किया स्वेज नहर ने, स्वेज जो है। और इससे क्या हुआ, एशिया और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई बहुत ज्यादा, तो इससे क्या हो गया, ज्यादा आसानी हो गई हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। चाइना, ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो उसी को एक्सप्लेन करना है, जिसको ये पता होगा बहुत अच्छी तरह कर पाया होगा। मैंने वीडियो में नहीं बताया था, है ना, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इसका चॉइस जो है वो वाला क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि रेलवे ने ब्रिटिश रूल के दौरान कैसे एनकरेज किया। मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि रेलवे उन्होंने किया किसके लिए था, अपने लिए था, लेकिन हुआ क्या, उसका फायदा स्वाधीनता संग्राम में भी हुआ, हमारे क्रांतिकारी इधर से उधर जाने लगे।
अब देखिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन प्रोमोटिंग ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए यहाँ मैंने एजुकेशन का कहा था, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एजुकेशन एंड हेल्थ, लेकिन एजुकेशन ज्यादा कहा था, एजुकेशन दूसरे सेट में, इसमें हेल्थ है ना। तो देखिए हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो साफ सी बात है आदमी ज्यादा तंदुरुस्त होंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एजुकेशन है, हेल्थ है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेनिंग है, जो चीजें बताई थी उसी में से इसको एक्सप्लेन करना था, बस 3 मार्क्स में है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे बनते थे लेकिन इन्होंने कहा ना एजुकेशन का दूसरे में दे दिया, इसमें हेल्थ दे दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन है चाइना पाकिस्तान का, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी कर दिया इन्होंने, बजाय उसके कि डाटा भी दे दिया है। अब डाटा में इन्होंने कहा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कीजिए, फर्टिलिटी रेट की बात कीजिए। अब दोनों को कंपेयर कर लेना है कि चाइना में जो है डेंसिटी सबसे कम है, पाकिस्तान में डेंसिटी जो है ज्यादा है, जबकि फर्टिलिटी रेट चाइना का सबसे कम है, भारत का दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा है। तो इसको कंपेयर करके इन्हीं के बारे में जो बच्चे इसी डेटा को एक्सप्लेन कर दिए होंगे उसको भी इसमें नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है, फुल पोटेंशियल ऑफ रूरल। देखिए मैंने बहुत बार एक रूरल डेवलपमेंट में बताया कि किसानों के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वहां पे व्यापार होगा, वहां पे और भी साधन होंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा, HIV से लेकर अवेयरनेस, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है इसमें काम आ जाती हैं, तो इसके बारे में बताना है इसको, है ना। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मीनिंग को बताना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने कहा था 10th का लिंक मैंने शेयर किया था, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दिया था अच्छी तरह से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशन, इन 3 चीजों से निकालते हैं। तो इसके बारे में केवल डेफिनेशन ही देना है, 1 मार्क्स का, इससे ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए भारत जैसे देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत मायने रखते हैं, अब इसी को डिफेंड करना है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हम स्वरोजगार, मैंने बताया स्वरोजगार क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, जिसकी मैंने कल बात की थी कि जो व्यक्ति अपना काम या धंधा स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। उनकी इनकम हमारे नेशनल इनकम का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, 60-50% से ऊपर लोग हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई काम धंधा नहीं मिला तो छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, खुद का काम धंधा, पैसा, है ना, रिस्क खुद उठाते हैं, रेंट खुद को देना है, तो उनकी इनकम मिक्स्ड इनकम होती है। तो ये भारत में एक रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन क्या इसे सोशल सिक्योरिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही? कोई पकोड़े तल के बेशक कह रहा है कि रोजगार हो जाएगा, तो पकोड़े तल के जीवन यापन हो जाएगा, है ना, गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा रोजगार का साधन नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसके लेवल से ऊपर उठ जाए, जब अच्छी एक सम्मानजनक इनकम पे आ जाए तो वो हो सकता है, वो अपने आप को बेरोजगार तो नहीं मानेगा, है ना। तो इसी पे आपको अपने कहता है कि इसके डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है, इसका विरोध भी कर सकते हैं आप अपने इसके स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है। जैसे अब कोविड के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे जो कि अपनी रेडी पटरी लगा रहे थे, कौन उसको पूछ रहे कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी जीवन कैसे चली होगी, है ना, क्या वो 5 kg अनाज लेकर काम चला रहे होंगे या कैसे चला रहे होंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को हम अनाज ही दे रहे हैं और वो खा रहे हैं, यानी कि वो तो गरीब है, फिर तो उनको रोजगार चाहिए, उनको तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे, इसीलिए क्वेश्चन हमेशा मैंने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग पे काम करिए, समझिए, समझने का काम करिए। समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि देश अमीर हो जाए और लोग गरीब रह जाए। लोग गरीब होंगे, मैंने बहुत अच्छी तरह कल ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि लोग गरीब होंगे तो चोरी डाका ये सब चीजें बढ़ने लग जाएंगी। तो इसलिए जरूरत है कि बंटवारा इक्विटी भी हो, इक्विटेबल भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ये नहीं कि पूरे डॉक्टर और नर्स को एक जैसा हो, लेकिन कुछ तो न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। तो उसी के बारे में अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सेम क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। इसमें देखिए मैंने कल बहुत, हालांकि मैं थोड़ा सा तीखापन मैंने अपने दिखाया वीडियो के अंदर कई चीजों को लेकर जो मेरे अंदर थी इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन था, मैं समझाना चाह रहा था कंसेप्ट, और आज उस समझदारी पे ही क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तरफ जीडीपी का ग्रोथ दिखा रहा है ऐसे ऐसे करके, जो यूं ऐसे ऐसे जा रहा है यहां तक, जबकि एम्प्लॉयमेंट का यूं जा रहा है ऐसे ऐसे, कभी यूं कभी यूं कभी यूं। तो ये क्या है, देश तो तरक्की कर रहा है, यानी कि देश अमीर हो रहा है, लेकिन लोग गरीब हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं। लोग अगर बेरोजगार अनएम्प्लॉय है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव कामों में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव भी करेंगे, तो गुजारा, इतनी आत्महत्याएं हो रही है, ये सब क्या है। अगर हम बात करें भारत की तो देखिए कि भारत के अंदर सबसे बड़ी बड़ी कहते हैं, पहले कहते थे लोग टाटा है क्या, बिरला है क्या, लेकिन टाटा अभी टॉप 1 में नहीं है इंडिया के अंदर, है ना। जबकि टाटा फिर भी 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। जबकि दूसरे नंबर पे अगर मैं उसकी बात करूं
अंबानी की कंपनी की बात करें तो उनका टॉप इतना रैंक है आज, उनके जो यूएस डॉलर में कितनी रिवेन्यू है, लेकिन ऑल ओवर टॉप 10 के अंदर वो आ जाते हैं वर्ल्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी 3.8 लाख के आसपास लोग वहां रोजगार कर रहे हैं। तो एक तरफ टाटा में कहा 10 लाख है, जबकि वही अगर सरकारी की बात करें तो 12 लाख के आसपास हमारे जो है इंडियन आर्मी में लोग हैं, पैरामिलिट्री को जोड़ दे 10 लाख और है, इंडियन रेलवे की बात करें तो उसमें 10 लाख है। तो गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को बेचने लग जाएंगे और वहां पे प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, वो काम वहां पे रोजगार जहां 10 आदमी काम कर रहा था वहां एक करेगा। अब एक एग्जाम्पल देना मैं चाहूंगा, बेशक इसको पॉलिटिकली या कैसे भी ना ले, है ना, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अदानी की बात करें तो सेकेंड पोजिशन पे है ना, अगर उसकी जो है रिवेन्यू की बात करें तो लगभग जो काफी ज्यादा है, 23,509 करोड़ के आसपास तो उसका इनकम है ना, 23,599 करोड़। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 29,000 के आसपास। अब सोचिए जरा कि कहां 29,000 है अदानी की कंपनी में काम करने वाले लोग, अंबानी की कंपनी में 4 लाख के 3.8 है, टाटा की कंपनी जबकि वहां कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, हालांकि टीसीएस वगैरह बहुत नामी ग्रामी कंपनियां हैं, वहां पे कितने लोग हैं हमारे जो 10 लाख के आसपास है। तो समझना है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जीडीपी बढ़ने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर एक अमीर और अमीर हो गया तो उससे भी जीडीपी बढ़ जाएगी, और जीडीपी बढ़ जाएगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ने से सभी लोगों का वेलफेयर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो सरकार की भूमिका बनती है कि पहले की जितनी भी पॉलिसीज आप देखेंगे कि अगर 5 कॉर्पोरेट बड़े थे तो 5 की जगह 10 और नए कॉर्पोरेट बना दिए जाते थे ताकि बंटवारा हो जाए, इससे कोई कंपनी अपनी तानाशाही ना कर सके। लेकिन अगर हम हाल के उसको देखें तो हर एक कंपनियों का एक ही कंपनी को बेचा जाना, 2 कंपनियों को बेचा जाना, उससे क्या है एक कंपनी और बड़ी होती जाएगी और छोटी छोटी कंपनियां भागती चली जाएंगी, या वो मैदान से बाहर हो जाएंगी, या केवल जॉब वर्कर रह जाएंगे, केवल उनका काम हो जाएगा उनको माल प्रोवाइड करना। मैंने कल एग्जाम्पल भी लिया था, इसी पेन का लिया था कि अगर मैं इसको बनाकर 10 रुपए में बड़ी कंपनी को दे रहा हूं और वो 25 में बेच रहा है तो कमा तो वो रहे थे, है ना। जैसे एक किसान की बात करें, वो भी मैं बताऊं आपको, रिलायंस की कंपनी में जो है अंबानी जी की कंपनी में 3.82 तो है, लेकिन इसमें जियो का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके बाद रिलायंस रिटेल का बहुत ज्यादा है। तो कितनी सिक्योरिटीज के साथ कितना काम कर रहे हैं बहुत मायने रखता है। एम्प्लॉयमेंट ना हो, इसी को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, है ना, यानी कि जॉब है नहीं और देश जो है वो ग्रोथ उसका है, तो इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम्पल उसी का दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं और भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि अगर हमारे देश की कुछ कंपनियां घाटे में जा रही है या कुछ प्रॉफिट भी कर रही है, अगर हम उसको डिसइन्वेस्ट कर देते हैं, निजीकरण कर देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो जो कंपनियां हैं वहां तो प्रॉफिट कमाने, मैंने जैसे एग्जांपल अभी लिया कि बहुत सारी कंपनियां जैसे अदानी ग्रुप का लिया कि मात्र 29,000 ही लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां और भी हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने मतलब कैपिटल ओरिएंटेड मेथड, जैसे कहते हैं ना कि लेबर इंटेंसिव मेथड और एक कैपिटल इंटेंसिव मेथड, श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल वो नहीं करके कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं, और उनका बिजनेस का करने का तरीका ही अलग है। वहां वो क्या होता है, धीरे धीरे छटनी होती है, छटनी नहीं कर पा रहे वो तो आगे की बहाली रुक जाती है, बहाली रुक जाती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है। तो भारत में भी ऐसा ही दौर देखने को मिल रहा है। ये मैं मानूं कि ये सरकार की गलत पॉलिसी का नतीजा है कि बेरोजगारी बढ़ती जाए। बेरोजगारी अब क्यों बढ़ती जाएगी कि जब ऑलरेडी हम सरकारी संस्थाएं तो है नहीं, जो कि भाई हम जो भी हमें लग रहा है जहां ज्यादा प्रेशर है तो हम उसको प्राइवेटाइज करने लग रहे हैं। रेल में भी आजकल हम बुलेट ट्रेन के नाम से, वंदे भारत के नाम से अलग अलग तरीके से हम प्राइवेट ट्रेनें चलाने, तो उससे क्या है कि रोजगार में कमी हो जाती है। इसी को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसने भी इसको समझ के किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह इसको कल भी समझाया था, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके आया होगा, मुझे इस चीज का पूरा भरोसा है। तो इस चीज को अभी आपको समझना है, और आगे भी जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो वैसे भी एक टॉपिक को बहुत समझना जरूरी है कि वो आगे फ्रूटफुल कामों में लगे, ना कि एक अनएम्प्लॉय कहलाए, और क्वालिटी एजुकेशन से वो बेरोजगार तो नहीं रहते। कंसेप्ट को जिसने समझा होगा उसका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हुआ होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, लेकिन ये बात अलग है कि जो बच्चे पूरे डेप्थ में नहीं समझते उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। और मैंने हालांकि इसलिए एक्सप्लेन करके समझाया भी था कि आप इसको समझिए। अब इसके बाद एक और है
क्वेश्चन जिसमें इंडियन इकोनॉमी हैज एडवांटेज विच हैज मेड इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। इंडियन इकोनॉमी ने एक डेस्टिनेशन के लिए प्रोवाइड किया है कि कुछ विशेष अनुकूल परिस्थिति जिसके कारण विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन गया, यानी कि यहाँ से लोग ज्यादा बाहर जा रहे हैं। अभी देखिए पलायन का एक और भी 2.5 लाख लोग अगर विदेशों में चले गए, अगर उनको यहाँ अच्छा इनकम नहीं हो रहा था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो किसी और जगह चले जाएंगे। लेकिन सरकार का काम है कि सभी इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसा करना, अपनी पॉलिसी के माध्यम से बैलेंस करना। अब है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू प्राइवेटाइज प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो प्राइवेटाइज करना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को भी, हम बात तो कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, अब जब सरकारी कंपनी घाटा, 2 तरीके हैं। सरकारी कंपनी घाटा दे रही है तो सरकार के पास बहुत पैसा है, तो उसको सही करने के लिए अपने मैकेनिज्म को, जब हम सीसीटीवी कैमरे से कोई और प्राइवेट कंपनी मोनिटाइज कर सकती है तो वैसे हम भी कर सकते हैं, सरकारी कंपनियां भी कर सकती है। तो बात यह है कि सरकारी कंपनियों का माध्यम ये भी हो सकता है कि या तो हम उस बिजनेस को सही करें, दुरुस्त करें, या आंख बंद कर ले और उसको हम प्राइवेट के हाथ में बेच दें। तो आजकल बहुत ही एक बड़ा ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड ये हो गया कि सरकारी कंपनी को पहले घाटे में लाया जाता है, फिर उसके प्रॉफिट को गिराया जाता है, फिर उसको प्राइवेट के हाथ में औने पौने दाम पे बेच दिया जाता है। तो ये देश के साथ धोखा है कि कितने लाखों करोड़ों की हिंदुस्तानियों की बदौलत जो है हमारा क्या हुआ है, हमारा एक इनकम जनरेट हुआ है, और उसके बाद हम ऐसा काम कर रहे हैं कि वो गलत हो जा रहे हैं, हम उसको बेच ही दे रहे हैं। तो ये इन्होंने एक एक्सप्लेन करने को कहा कि ऐसे में कि कैसे कैसे हम किसी चीज को करें जिससे कि एक वो हो जाए कि पूरे के पूरे उनको हमने बेच दिया। तो ये क्या पॉलिसी के पक्ष और विपक्ष में आपको बातें रखनी है। इसके बाद कहता है कि पीएसयूज के बारे में। अब इसके बाद एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भारत में अब लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर है कि जो भूमि व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन लाए, कैसे किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इस पर अगला क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो पुअर परफॉर्मेंस दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडस्ट्रीज ने। देखिए अगर बात करूं कि 70% लगभग 71.8% के आसपास प्राइमरी सेक्टर में लोग थे, है ना, और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद जो है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो लगभग 12.6% थे। 1991 में 12.7 थे, लेकिन वो ग्रोथ उनका 17.5 ही रहा। मैंने कल जब ये पढ़ाया था तो बताया था कि इसके डेटा और नंबर्स याद रखिएगा, वो बहुत ही हेल्प करता है। जबकि टर्शियरी सेक्टर में फिर भी ग्रोथ दिखता है कि पहले की तुलना में। प्राइमरी सेक्टर में हम डिक्लाइन भी हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ब्रिटेन की बात करें मात्र 2% ही वहां पे ग्रोथ है। जबकि इंडिया के अंदर अभी भी देखा जाए तो 50% के नियर अबाउट होना और सेकेंडरी का उतना ग्रोथ, इसी को एक्सप्लेन करना, समझाना है। तो ये क्वेश्चन है लास्ट इसका। मिला जुला कर पेपर बहुत अच्छा है, थोड़ी लैंग्वेज की जरूर वो है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। उसके बाद बेनिफिट कैसे हुआ है ग्रीन फाइनेंस से, इसके पढ़ के समझ के देना है। तो मिला जुला कर जिसका भी देखिए पूरा पेपर को मैं इजी तो नहीं कह सकता और टफ भी नहीं कह सकता, यानी कि 80 में से 60 मार्क्स तो बहुत ही सही है, एवरेज से ठीक ठाक है ना। 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स ऐसे हैं जिसको ज्यादा ट्विस्ट किया और 10 मार्क्स को कम ट्विस्ट किया है, लेकिन बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिला जुलाकर उम्मीद है पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इस पेपर को भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम ही टाइम है ना, इसको मैं अटैच कर दूंगा। और वीडियो के साथ जो है क्वेश्चंस आपके सामने है ही है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ढंग से समझ के अपने आंसर को देखकर उदास नहीं होंगे, अगले पेपर की तैयारी करेंगे, है ना। मैंने ये रिव्यू आज इसीलिए डाला है कि आप अपनी गलतियों को बस देखें, सीखें, आगे फिर बढ़े। लाइफ एक पेपर से कहीं खत्म या कम नहीं हो जाती है। और ये मेरा क्योंकि लास्ट वीडियो था तो 1 डे बिफोर का आप आगे किसी, जैसे कई बच्चों का है कि पॉलिटिकल का है और भी सब्जेक्ट का, होम साइंस, पता नहीं कितने कितने सब्जेक्ट की मेरे पास डिमांड आती रही है, लेकिन मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। जिस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ थी मैंने उन वीडियोज को ही किया है। और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे, आप लाइफ में आगे भी कामयाब होंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और थैंक्स। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। मेरी रीच बहुत ज्यादा बच्चों तक तो नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट मैं जो भी देता हूँ क्वालिटी कंटेंट होने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप सबको पता है जैसा आप लोग अपना इवेल्युएट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने कहा वो आप मानते हैं, तो उसको आप देखना आपका काम है। आप मुझे अपना पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, जो सजेशंस है सब आप दे सकते हैं, मैं उस पर आगे काम करूंगा। उम्मीद है आपका पेपर आगे भी अच्छा होगा और आपके नंबर अच्छे होंगे, लाइफ में आप कामयाब होंगे।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।